नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन वर्तमान में राष्ट्रीय चिंतन का विषय बन गया है। जलवायु परिवर्तन हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हम सभी को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए सहभागिता निभानी होगी। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ हरित शिखर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण शोध पर आधारित संक्षेपिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस साल देश में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी दिल्ली में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया था। जलवायु परिवर्तन ने भारत की वन नहीं पूरे दुनिया में दस्तक दी है। आपको बता दें, दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाके में अत्यधिक बारिश होने से पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। उन्होंने कहा, आज क्लाइमेट चेंज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पहले से ही इस समस्या के बारे में वैश्विक जगत को आगाह किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का 44% हिस्सा आपको बता दें वनांचित है और हम इसे सहेजने का काम जो है गंभीरता के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के छोकरा नाला स्थित अग्रसेन धाम में भगवान महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2024 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन ने समानता और भाईचारे के साथ समाज को आगे बढ़ाने और महान कार्य करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री साय ने अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रसेन धाम के द्वितीय तल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला समाज है और आपको बता दें, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो या शिक्षा या व्यापार की बात हो, हर क्षेत्र में अग्रवाल समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति, अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर आगे बढ़ता है। इन दोनों के संतुलन से ही वास्तविक उन्नति होती है। महाराजा अग्रसेन जी ने यही शिक्षा हम सभी को दी है। उन्होंने यहाँ व्यापार और आर्थिक विकास के सिद्धांत हमें दिए। वहीं वैदिक धर्म, संस्कृति और आदर्शों का पालन करते हुए समाज के सभी वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए समान अवसरों के निर्माण पर भी उन्होंने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की स्थापना के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों पर चलते हुए अग्रवाल समाज के लोगों ने अपने व्यापार व्यवसाय में ऊंची सफलता हासिल करते हुए देश के आर्थिक विकास में भी अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को कार्य करते हुए अभी 9 महीने हुए हैं। उद्योग धंधों का विकास हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ राज्य हर मामले में बहुत समृद्ध है और यहाँ उद्योगों की बहुत संभावना है। अग्रवाल समाज से मेरा आग्रह है कि वो उद्योगों के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दें। उद्योगों के विकास से रोजगार जो है वो सृजन में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से जो स्वच्छता पखवाड़ा चला रहे थे उसका समापन भी किया। जिले के राजपुर में आपको बता दें, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अन्य विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग के पवित्र भूमि के जनजाति समाज के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष का शुभारंभ किया। 80,000 करोड़ का ये अभियान 65,000 से ज्यादा ग्राम और 5 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज के आपको बता दें लाभार्थी होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ से 6,000
600 से ज्यादा गांव और करीब 47 लाख जनजाति समाज के लोग लाभान्वित होंगे और गांव में हर तरह की सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाई जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष दीपक बैज के बीजेपी कुशासन के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि उसके लिए हमारे गृह मंत्री जी पर्याप्त हैं कि 5 साल का जो आंकड़ा है वो निकालें और हमारे 9 महीने का आंकड़ा उठाकर देख लें। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि बीजेपी शासन में किस तरह से अपराधी डरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वो 2018 में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बड़े बड़े 36 वादे किए और 5 साल में एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया और साथ ही 5 साल विकास कार्य को रोक के रखा। पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ बना दिया, पूरे छत्तीसगढ़ को जो है उन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया, ऐसा उन्होंने कहा। भ्रष्टाचार इतना किया कि कितने लोग आज जेल में हैं और कुछ लोग जो हैं वो जेल जाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस को 5 साल विकास कार्य को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस जो है वो क्षमा यात्रा निकाले, अच्छा होता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने विधायक भैयालाल राजवाड़े विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये सोचकर गर्व होता है कि उनके अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म जनजातीय समाज में हुआ। अपने देश के लिए संघर्ष करने की परंपरा जनजातीय समाज में प्रारंभ से रही है। शहीद वीर नारायण सिंह, ज्ञान सिंह, गुंडाधुर जैसे अनेक महान नायकों ने अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के संरक्षण का मार्ग दिखाया है जो आज भी अनुकरणीय है और जनजातीय समाज में प्रकृति की पूजा की जाती है। पूर्वी छत्तीसगढ़ में साल के पेड़ में जब फूल आते हैं तो सरहल पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति में गहरी आध्यात्मिकता छिपी हुई है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे, स्त्री पुरुष में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये बातें हमें इस समाज से सीखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम बिक्कोरी में, आपको माफ कीजिएगा, बिरकोनी रीपा में गांधी जयंती के दिन 24 लाख की लागत से निर्मित मलकीचड़ उपचार संयंत्र का शुभारंभ महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया। मलकीचड़ उपचार संयंत्र का शुभारंभ के अवसर पर महासमुंद कलेक्टर विनय लहंगे और जिला पंचायत सीईओ एस आलोक आशीष कुलदीप भी उपस्थित थे। महासमुंद कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि आपको बता दें सोलर इंडस्ट्रीज जो है वो पार्क बिरकोनी में इस संयंत्र से घरों में निकलने वाले माल कीचड़ का उपयोग कर इस प्लांट में किया जाएगा। संयंत्र में ये कीचड़ से निकलने वाले पदार्थों को पानी को उपयोगी बनाकर कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसका लाभ जो है यहाँ के किसानों को मिल सकेगा। इसके अलावा संयंत्र में काम करने वाली महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। आगामी दिनों में इस तरह के संयंत्र को महासमुंद जिले के अन्य ब्लॉक में भी प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई को सौंपी। जानी कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में स्वागत किया। और आपको बता दें, भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि धनबाद के तत्कालीन एसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, जिसके बारे में मैंने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आगाह किया था। अब सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी भी समय है, अगर मुख्यमंत्री बेदाग हैं तो मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कार्रवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यालय में कोयला चोरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी हुई, इसे लेकर धनबाद में भाजपा की ओर से कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इसे लेकर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। स्थिति ये है कि पलामू में नाकामी का झंडा बुलंद करने वाले एसपी को धनबाद में पद स्थापित कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग से जिले में अपराध कभी नहीं रुकेगा। उनके बैच के कई अधिकारियों को प्रमोशन मिला, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें एसपी का पद छोड़ना पड़ता। खबर झारखंड से। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। भाजपा झामुमो के बाद आजसू पार्टी ने भी झारखंड नवनिर्माण यात्रा के साथ साथ 24 घंटे आजसू आपके साथ केंद्र के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। बोकारो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ता और लोग भी शामिल हुए। ये विशाल रैली गोमिया हाई स्कूल से स्वांग तक निकाली गई और जहां रैली सभा में तब्दील हो गई। आपको बता दें, इस रैली में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी हिस्सा लिया, जहां ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच से बोलते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार को विकास के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये सरकार 5 सालों में विकास का कोई काम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और वर्तमान सरकार को जानना होगा। इस दौरान बोकारो के पेटरवार में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए 24 घंटे 24x7 सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही एम्बुलेंस की सेवा की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में समापन के अवसर पर हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने झारखंड में रोटी, माटी और बेटी बचाने का संकल्प लिया। मौजूदा हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इधर पीएम मोदी द्वारा हेमंत सरकार पर निशाना साधने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर की है और झामुमो के केंद्रीय महासचिव
सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि दरअसल भाजपा और मोदी जी हेमंत सोरेन से डरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में आपकी घबराहट इस बात का प्रतीक है कि आप कितने डरे और सहमे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन है, इसलिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति बीडीओ सीओ के तबादले की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पेपर लीक की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 बार पेपर लीक हो चुका है और एक बार भी परीक्षा नहीं हुई। गुजरात में नीट का पेपर लीक हुआ और सबसे चर्चित व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के बगल में मंच पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खिलाफ आरक्षण पर दिए गए बयान पर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 2001 में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया था। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विधेयक पारित कर इसे 27% करने का काम किया है। रोटी माटी और बेटी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन प्रति वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? इस पर शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार पर बैंकों तक को बेच देने का आरोप लगाते हुए सुप्रियो ने कहा कि आज स्थिति ये है कि जनधन के तहत पैसा जमा करने और निकालने में पैसे लगते हैं, सिर्फ लूट है और आप हेमंत सरकार पर लूट का आरोप लगाते फिरते हैं। राज्य की जनता समझ चुकी है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां से शहीदों की मिट्टी एक बर्तन में भरकर अमित शाह जी को दी गई थी। इस बार 2 बर्तन होंगे, मिट्टी भी खोद कर निकाली जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भले ही अभी घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा तनिक भी देरी नहीं की जा रही है। जनसंपर्क के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में बात अगर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की करें तो प्रत्याशियों में सबसे अधिक तेजी देखी जा रही है। हर रोज सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं द्वारा बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज की बात करें तो गढ़वा के झामुमो विधायक और इस राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर क्षेत्र के रमकंडा प्रखंड अंतर्गत पुंदागा गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उधर झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा आदिवासी नृत्य के साथ मंत्री का स्वागत भी किया गया। उस कार्यक्रम में भाजपा सहित दूसरे राजनीतिक दलों को के छोड़कर आपको बता दें सैकड़ों लोग झामुमो में शामिल हुए, जिन्हें माला और पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा पहनाकर मंत्री का स्वागत किया गया। शामिल होने के बाद लोगों ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि मंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हुए हैं। उधर कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इस गढ़वा विधानसभा क्षेत्र पर कोई 17 साल तो कोई 10 साल काबिज रहा, उसके बावजूद क्षेत्र विकास से दूर रहा था। इस परेशानी को मेरे द्वारा किए जा रहे संघर्ष के दरमियान महसूस किया गया था। तभी मैंने संकल्प लिया था कि जब मेरे हाथ में अधिकार आएगा तो मैं यहाँ के हालात को बदल दूंगा। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे विकासीय कार्य करते हुए लगातार गढ़वा को गढ़ रहा हूँ। भाजपा और आजसू के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच पिछले दिनों हुई लंबी दौर की वार्ता के बाद सीट शेयरिंग लगभग तय हो गया है। वहीं कुछ सीटों को लेकर बात अंतरिम दौर पर है और बहुत जल्द सारी चीजें हैं वो सामने आने लगी हैं और सामने आने की संभावना जताई भी जा रही है। बेरमो और चंदन कियारी सीट को लेकर वार्ता का दौर जारी है और बहुत जल्द तस्वीर साफ होने की बात बताई जा रही है। चंदन कियारी सीट से जहां भाजपा विधायक सह झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक के बीच टिकट को लेकर उहापोह है, वहीं बेरमो सीट को लेकर भी आजसू का दावा है, जिसको लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने संकेत दिया है कि सबका ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो
चंदन कियारी विधानसभा की सीट का मामला हो या फिर बेरमो विधानसभा सीट का। उन्होंने बोकारो के पेटरवार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए के फोल्डर में अभी चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा जिस उद्देश्य के लिए झारखंड बना था उन एजेंडों पर काम हमारी प्राथमिकता है और की जा रही है, क्योंकि सरकार तो आएगी जाएगी, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए झारखंड बना था उस उद्देश्य को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। का खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनीबाग में नवनिर्मित बापू टावर का फीता काटकर और शिलापट अनावरण कर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के भूतल, तीसरा तल और 5वें तल पर जाकर विभिन्न दीर्घाओं में प्रदर्शनों का अवलोकन किया। लोकार्पण के बाद आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भूतल तल पर ही बनाए गए ओरिएंटेशन हॉल में टर्न टेबल थिएटर शो का भी जायजा लिया और ओरिएंटेशन हॉल में बैठकर बापू की जीवनी और उनके आदर्शों और कार्यों तथा बिहार की गौरव गाथा पर आधारित फिल्म का अवलोकन किया। नवनिर्मित बापू टावर के विभिन्न तलों और निर्मित 5 रैंपों के निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को गांधी जी के जीवन से संबंधित सभी जानकारियां, म्यूरल और आपको बता दें कटआउट, स्क्रीन, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से प्रदर्शनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रेक्षागृह, प्रतीक्षा कक्ष, लाउंज, बापू के आदर्शों को आमजन में स्थापित करने हेतु कार्यों के प्रदर्शन के लिए दीर्घा अनुसंधान केंद्र, आगंतुक सुविधाएं और अन्य संरचनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के प्रदर्शनों का अवलोकन करते हुए कहा कि बापू टावर बहुत ही भव्य बना है, ये लोगों के लिए दर्शनीय होगा। बापू टावर में आकर बापू की जीवनी, उनके विचारों और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी जान सकेगी। यहाँ बापू के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, गांधी जी के विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है, ताकि आमजन यहां आकर उसे देख और समझ सके। इस परिसर को हरा भरा और व्यवस्थित बनाया गया है। इसके बाद बापू टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बापू टावर वेबसाइट का लोकार्पण किया। इसके माध्यम से बापू टावर के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के लोकार्पण से संबंधित प्रति का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के निर्माण कार्य से जुड़े अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बापू टावर पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। अहमदाबाद से आए विजय चारू और आपको बता दें उनके सहयोगी ने बापू के प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने रे भजन की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने बापू टावर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य को लेकर राज्य सरकार की तत्परता का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना जा रहा है और सरकार लगातार उनके समाधान के लिए काम कर रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम दिन रात बचाव कार्य में लगी हुई है और सरकार 24 घंटे मदद के लिए तत्पर है। मंत्री ने कहा कि सरकार हर समय स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, क्योंकि राज्य सरकार और एनडीए गठबंधन मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से सजग है। एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य को तेज कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जो है वो लगातार जारी है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राहत सामग्री और सुरक्षित आश्रयों की व्यवस्था कर रही है ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारी और राहतकर्मी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी से तैनात हैं और जनसुनवाई के माध्यम से हर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
किशनगंज के दिगल बैंक थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दंतौला इलाके में जागरण माइक्रो फाइनेंस बैंक के मैनेजर को गोली मारकर 8.5 लाख रुपए छिनतई कर ली। आपको बता दें, घायल बैंक मैनेजर को किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरअसल गुरुवार की शाम बैंक मैनेजर उत्तम बर्मन बाइक से अपने कर्मी के साथ घंटौला के एसबीआई शाखा में रुपए जमा कराने जा रही थी। इसी दौरान बांस झाड़ के पास बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी, जो उनके कंधे पर जा लगी। इसके बाद अपराधी रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीकी पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के तुरंत बाद घटनास्थल पर दिगल बैंक पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित को नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां हालात जो हैं वो गंभीर होने के बाद उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया। नालंदा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में कतरी सराय थाना क्षेत्र के एक साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास 3 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस और साइबर ठगी में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के साथ 3,03,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। गुरुवार की शाम राजगीर डीएसपी सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये गिरोह विज्ञापन, चेहरा पहचानने और लोन के प्रलोभन देकर आम लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर राजगीर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया। भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के जाखौली गांव में 9 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रेप के बाद आरोपी फरार हो गया और आपको बता दें, आरोपी गांव का ही बताया जा रहा है, जिसने देर रात 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा पहुंचे। गांव से जानकारी लेने के बाद मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गए और नाबालिग का मेडिकल कराकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।